अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची में एक तवील ऑपरेशन जारी है पुलिस और रेंजर्स का, और आहिस्ता आहिस्ता ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी एक दफा फिर सर उठा रही है। ये जो हालिया दहशतगर्दी कराची में देखी गई है, इसकी नौयत जो है वो फिरकावाराना बताई जा रही है और पिछले एक हफ्ते में 13 अफराद कराची में जाँ बाग हो चुके हैं। ये फिरकावाराना फसादात है, इसकी तस्दीक पहले पुलिस ने की थी और आज सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी की है। इन तसादुम के बाद हमने देखा, इन हलाकतों के बाद हमने देखा है कि पुलिस भी हरकत में आई और पिछले 3 दिन में कुछ अहम गिरफ्तारियां की गई हैं, और ये गिरफ्तारी किसी एक ग्रुप से नहीं है, तमाम ग्रुप से की गई हैं। और इन अहम शख्सियात में साबिक सेनेटर पीपल्स पार्टी के फैसल रजा आब्दी साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब को भी अरेस्ट किया गया, जिसकी आज तस्दीक खुद मुराद अली शाह साहब ने की, और शिया रहनुमा मिर्जा यूसुफ हुसैन को भी गिरफ्तार किया गया है। और आज हमने देखा कि इस गिरफ्तारियों के बाद जो है कराची के इलाके मलीर में तसादुम भी देखने में आया, जहां पे मुजाहिरीन ने पथराव किया पुलिस पे और पुलिस ने जवाब में शेलिंग भी की और बराह रास्त गोलियां भी जो है वो मुजाहिरीन पे फायर की गई हैं। आज जब सीएम अली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने ये बताया कि ये फिरकावाराना फसादात है और पुलिस किसी एक सेक्ट को, यानी कि किसी एक फिरके को निशाना नहीं बना रही। जो इस वक्त कार्रवाई हो रही है वो अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। पिछले कुछ दिनों से फिर फिरकावारानियत और रिलीजियस टारगेट किलिंग्स हुई, इसमें ज़रूर एक्शन लेना था। और इस वजह से हमने दोनों सेक्ट से जो लोग हम समझते थे कि वो इश्तियाल दिलाने में मुलविस हो सकते हैं या डायरेक्टली किसी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं या उनका ताल्लुक है टेररिज्म से, उनको डिटेन किया। तमाम ग्रुप से यकसा सलूक किया जाएगा, ये आज मुराद अली शाह साहब ने बताया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और अहम इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि सीटीडी की टीम ने अहम कार्रवाई की है। लियाकताबाद से 2 शख्स को जो है गिरफ्तार किया गया है, इसाक उर्फ बॉबी और आसिम उर्फ कैपरी। ये दोनों शख्स को गिरफ्तार किया गया है और ये 28 वारदातों में मुलविस थे, जिसमें से 9 बड़ी वारदातें जिनकी तफसील आज उन्होंने बताई। उस तफसीलात में जो मिलिट्री पुलिस के 2 एहलकार सदर में जिनको निशाना बनाया था उनके नाम भी शामिल है। अमजद साबरी के कत्ल में भी यही दो शख्स जो है वो शामिल है और इनका ताल्लुक लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप से बताया गया है। लेकिन एक इशू ये था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पुरानी कुछ डिटेल्स जब हमने देखी तो उसमें यह पता चला कि एक शख्स इसमें से जिसका नाम आसिम उर्फ कैपरी है, उसको 2013 में भी गिरफ्तार किया गया था। जरा देख लीजिए कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया। 2013 में जब इसी शख्स को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त चौधरी असलम जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में ही थे, उन्होंने क्या कहा था। लियाकताबाद के इलाके से 2 अशखास जो हैं वो गिरफ्तार किए हैं। एक का नाम इसाक एलियस उर्फ बॉबी और दूसरे का नाम आसिम एलियस कैपरी। उनको गिरफ्तार किया बहुत सारे हथियारों के साथ। जैदी के कत्ल समेत 25 से ज़ायद संगीन टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्वस कालादम लश्कर जंगवी के 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुल्ज़मान नंबर 1 तला बिन बदर उर्फ विक्की, नंबर 2 आसिम उर्फ कैपरी। आसिम उर्फ कैपरी को 2013 में भी गिरफ्तार किया गया। आसिम उर्फ कैपरी को आज भी गिरफ्तार किया गया। आज शाम को इस चीज की तस्दीक की थी उमर खताब साहब ने। उन्होंने कहा था कि इस शख्स को जो है 2015 में बेल पर रिहा कर दिया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के उमर खताब साहब। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा शैला रजा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और शहबाज खान जो इस वक्त मलीन में मौजूद है, उनसे भी हम हालात जानेंगे कि इस वक्त कशीदा है या नहीं। लेकिन उमर खताब साहब, ये फरमाइएगा पहले कि आप लोगों ने कल अरेस्ट किया है इन दोनों लड़कों को जिनका नाम बताया गया था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आसिम और इसाक। जी हाँ, इनको आज सुबह गिरफ्तार किया गया है लियाकताबाद के इलाके से, और ये 2 लोग हैं जिनसे भारी मिकदार में असला मिला और ये बाकी जो तफसीलात जो आपने बयान की हैं। जी, लेकिन ये जो इस वक्त तजाद है कि 2013 में चौधरी असलम साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये शख्स जो है उसको हमने गिरफ्तार किया गया है, 25 वारदातों में ये मुलविस है। तो उसके बाद हुआ क्या, किस तरीके से ये रिहा हो गया बेल पे? क्योंकि क्या केस कमजोर था या क्या वजह थी जिसकी वजह से इसको रिहा कर दिया गया था? देखिए जनाब, मसला ये कि जो रिहाई की बात है या मुलजिम के बरी होने का इशू है, ये एक इज्तिमाई इशू है। ये हम सबका कहीं ना कहीं इसमें कोई कोताही हो सकती है, कोई ना कोई लीगल फायदा हो सकता है। जहाँ तक बात की जो असलम साहब की, उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये वाकई 2013 जुलाई में पकड़ा गया था। उसके बाद ये कराची जेल से सखर जेल शिफ्ट कर दिया गया इनको, और ये मार्च 2015 में वहाँ से बेल आउट हुआ 7 केसेस थे इसके खिलाफ।
और उसके बाद जब बाहर आया उसने 1 आध महीना अपने आप को सेटल किया। उसके बाद इसने इसहाक और बॉबी जो कि कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके साथ मिलकर इसने ग्रुप बनाया और 2 मैन जो आर्मी थी इन्होंने मिलके आपस में ये कार्रवाइयां की, जिसकी वजह से इनका जो पीछे का ट्रैक था वो मिलता नहीं था, जिनमें 2 लोग थे। और जबकि जो इसहाक और बॉबी है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। जहां तक आपने बात की कि जमानत पर कैसे आ गया, तो जमानत देखें ये तो अदालतों का मामला है कि अदालत जब फैसला करती है तो वो यकीनन कोई ना कोई चीज और कोई ना कोई पहलू मद्देनजर रखती है। प्रोसिक्यूशन में भी इसमें कमजोरियां हो सकती हैं और जो इसके मुद्दई हैं मुकदमात की या जो इनके पीछे एविडेंस या विटनेसेस होते हैं उनके अंदर भी कोई कमजोरी कोताही हो सकती है। तो ये एक इज्तिमाई इशू है हमारे पूरे मुल्क और माशरे का। लेकिन उमर खताब साहब, दहशतगर्दी के मुकदमात में इतनी आसानी से बेल नहीं मिलती और खासतौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कोई कार्रवाई हो जिसमें वो कहे कि 25 बड़े वाकयात में ये मुलविस है शख्स, तो यकीनन आप लोगों ने एक तगड़ा केस बनाया होगा। तगड़ा केस होगा तो उसके शवाहिद भी होंगे, और अगर शवाहिद है तो फिर प्रोसिक्यूशन और अदालत के लिए बेल दे देना वो इतना आसान तो नहीं रहता। फिर इसमें जी 2 पहलू हैं केस के। एक वो जो चौधरी साहब ने बयान किया कि जी ये मुल्जमान का ग्रुप पकड़ा गया, उस ग्रुप में अगर उन्होंने आपके बकौल के 25 केस बताए हैं तो 25 में सारे मुल्जमान नहीं होंगे। उसमें हो सकता है कि इसमें कोई 6 मुकदमात में, कोई 8 मुकदमात में हो, इज्तिमाई तौर पर 25 केस बनते हो। इसके खिलाफ जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है इसके खिलाफ 7 मुकदमात थे। और जो एविडेंस की बात कर रहे हैं इसमें 2 तरह के केसेस हैं। एक वो केसेस जो ऑलरेडी केसेस थानों में रजिस्टर हो चुके होते हैं और उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां होते हैं। एक केस वो होता है जो पुलिस जो गिरफ्तार करती है उससे पुलिस मुकाबला हो या असला रिकवर हो या जिस तरह भी उस वक्त वाकयात हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसका केस पुलिस CTD बनाती है। अब वो जो पुराने केसेस थे जिसमें उसकी जमानत हुई है उसमें कोई ना कोई ऐसा पहलू जरूर होगा जिसको अदालत ने मद्देनजर रखा होगा और उस कमजोरी से फायदा उठाया और मुलजिम बेल पे बाहर आ गया। जबकि इसके 4 साथी हैं उनमें से कोई भी अभी तक जमानत पर रिहा नहीं हो सका। उमर खताब साहब, देखिए आज जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई IG साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से, उन्होंने उसमें बताया कि कल इनको अरेस्ट किया गया, मुकम्मल इंटरोगेशन की, और सिर्फ इंटरोगेशन नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि जो वेपन्स हमें मिले हैं उसकी फॉरेंसिक भी की गई है। यकीनन इसमें आप लोगों का भी काम होगा। तो मुझे ये बताएं कि 24 घंटे से कम के वक्त में आप लोगों ने कितनी फॉरेंसिक एविडेंसेस जो है जमा कर लिए कि आप कह रहे हैं कि 28 वारदात में ये मुलविस थे, 9 बड़े वाकयात जिनमें मिलिट्री पुलिस की कत्ल हो, रेंजर्स का कत्ल हो, पुलिस वालों का कत्ल हो या अमजद साबरी का कत्ल हो, वो सब शवाहिद जो है इन दोनों अफराद से जाके जुड़ते हैं। तो इतने कम वक्त में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन तमाम वेपन्स की, तमाम वाकयात की मुमकिन है क्या ये बिल्कुल सही का सवाल है आपका। इसका जवाब इस तरह है कि जो भी एविडेंसेस मिली हैं वो तो इन 2 हिस्से हैं। एक वो एविडेंस ही जो उसी जगह से जहां ये रह रहे थे उसी घर से सब कुछ मिल गया। मिसाल तौर पर वो जो इन्होंने जैकेट्स पहनते थे, अपर पहनते थे, इनके हेलमेट, वो ग्लव्स, वो पाउच जिसके अंदर ये पिस्टल रख के फायर करते थे, उसके अलावा जो एक्सप्लोजिव था, ये तो सारी वो चीजें थी कि जो इनकी पॉइंटेशन में उस वक्त रिकवर होगी। जो वेपन था वो हमारी एक बहुत ही साइंटिफिक कराची की फोरेंसिक लैब है जिसके अंदर अब वो बहुत जदीद किस्म की मशीन लगाई गई है जिसके अंदर 1% भी जो है वो एरर का गुंजाइश नहीं होती। ना उसमें आप कुछ डाल सकते हैं ना उसमें से कोई अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं। तो जब तमाम डाटा हमारे पास अवेलेबल है जो पिछले केसेस का, और जब इसको उसमें डाला गया तो क्योंकि ज़ाहिर वो मशीन का काम है और वो बड़ी स्पीड से काम करती है, तो उसके दौरान ये सारी चीजें और मुल्ज़मान के बयानात उनसे मिलने वाली चीजों की सूरत में हमने आपको कहा कि 28 मुकदमा। लेकिन आज जो आपको वेपन्स मिले यकीनन उनको मैच तो करना पड़ा होगा कि जब मिलिट्री पुलिस पर अटैक हुआ था तो वहां पे क्या शवाहिद मिले थे, तो ये मैचिंग में ही काफी टाइम लग जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि 28 मुकदमात के हवाले से आप लोगों ने एक दिन में ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है। नहीं, इस चीज को आपको थोड़ा समझना होगा कि केसेस के 28 के जो एमटीज होते हैं, जब भी कोई क्राइम वाकया होता है, जब भी कोई वारदात होती है, उसके एमटीज उसी दिन जो है फोरेंसिक में जाके जमा हो जाते हैं। उनका बाकायदा वहाँ डाटा मेंटेन है। जब डाटा आपके पास अवेलेबल होता है और फिर जो वेपन आपके पास जाते हैं तो एक प्रोसेस से करने के बाद उनका डाटा जब उसमें फीड करते हैं तो पुराने डाटा के साथ वो मैच होता है और वो बड़ा स्पीडी होता है। ज़ाहिर है वो बहुत हाई टेक और बड़ी करोड़ों रुपए की मशीन है जिसका ये रिजल्ट होता है। सही, लेकिन अब आपके पास जो शवाहिद है क्या वो ठोस है? क्योंकि ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि CTD ने ही अरेस्ट किया, 25 मुकदमात थे, लश्कर जंगवी से उस शख्स का ताल्लुक पहले भी बताया गया था लेकिन वो बेल पर रिहा हो गया। तो आज भी अगर इसको अरेस्ट किया गया है, इस चीज की क्या गारंटी हो सकती है कि शवाहिद इतने ठोस है कि वो अदालत में उसको बेल नहीं मिलेगी शख्स को और कैफरे किरदार तक पहुंचेगा ये शख्स? देखिए, हमने हमेशा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे मैंने रखा है अपना फोकस। और जो अगर 28 केस हैं तो 28 केस में से हो सकता है कि इसके 12 केसेज ऐसे हो जिनकी फुल आपके पास एविडेंस हो, बाकी केस में हो सकता है उसमें 50% हो, कुछ ऐसी हो जिसमें बहुत वीक हो। तो इज्तिमाई तौर पर अगर देखा जाए उसको और हाई प्रोफाइल केसेस की एविडेंस को बुनियाद बनाया जाए तो मैं समझता हूँ इनकी तमाम केसेस जो हाई प्रोफाइल हैं, कम से कम इतनी एविडेंस हमारे पास मौजूद है कि इंशाल्लाह आप एक दिन देखेंगे कि इनको इनके अंजाम तक पहुंचने के लिए एविडेंस इस्तेमाल होगी और आप इसको अप्रिशिएट भी करेंगे और इंशाल्लाह मुतमईन है। क्योंकि इसको सिर्फ ये नहीं है कि हमने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या अपने ऊपर से बर्डन उतारने के लिए किया है,
इसकी तमाम चीजों की मॉनिटरिंग, इसके एक एक टाइम जो था वो पूरे आईजी साहब और एडिशनल आईजी सीटीडी सनोला अब्बासी साहब ने खुद मॉनिटर किया। उमर खताब साहब, क्योंकि इसमें आप लोगों ने ये भी बताया कि अमजद साबरी साहब का जो कत्ल हुआ था उसमें भी ये दोनों अफराद मुलविस थे, लेकिन इससे पहले ये क्लेम पुलिस की तरफ से और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से पहले भी किया जा चुका है। 12 सितंबर को भी किया है, 25 जून को भी किया है, 23 जुलाई को भी किया है और 29 अगस्त को भी किया है। ये पुलिस पहले भी क्लेम कर चुकी है। गालिबन राब्ता हमारा जो है उमर खताब साहब से मुनक़ता हो गया। अच्छा, आप हैं हमारे साथ। तो ये पहले भी पुलिस क्लेम कर चुकी है 4 मरतबा। मैंने ये अखबार जो निकाले हैं उनमें ये पहले भी मुलविस लोगों को पकड़ा जा चुका है अमजद साबरी कत्ल केस में ही। इसमें इस तरह है कि हेलो जी आवाज आ रही है आपकी। जी, ये जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अखबारी खबरें हैं, ये सिर्फ टिकर्स हैं, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो आगे पीछे से लेके लोगों ने चलाई है। किसी भी स्टेज पर, किसी भी जगह, किसी पुलिस ऑफिसर ने बाकायदा ऑन मीडिया या ऑन कैमरा या ऑन रिटर्न में किसी के सामने ये क्लेम नहीं लिया और ना किसी ने इसको एक्सेप्ट किया, बल्कि एडिशनल आईजी कराची ने कैटेगोरिकली इसके हवाले से बताया था कि इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है, ना किसी ने कोई बंदा अरेस्ट किया है। तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं जब एक सीनियर लेवल के अफसर इस तरह की बात करते हैं। तो नीचे की जो बातें कहीं से आती हैं, कहीं से आती हैं, तो इनकी तस्दीक नहीं है। सर, लेकिन आज ही सीनियर लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि अमजद साबरी का ताल्लुक जो है वो अहले तशी सेक्ट से है, फिरके से है। ये बात तो दुरुस्त नहीं है, जबकि ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आला सतह पे बताई गई, जबकि सबको पता है कि उनका ताल्लुक नहीं है। सीएम साहब ने जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, बात बयान करना चाह रहे थे, वो इस पहलू में नहीं थी। वो ये थी कि क्योंकि ये लश्कर जंगवी अपने फैक्ट के अलावा हर एक को वाजिबुल कत्ल समझती है और उनका ताल्लुक बरेलवी मसलक से है और उनका जो मैं समझता हूँ, और वो क्योंकि मुहर्रम में एक्टिव होते थे, मरसी वगैरह पढ़ते थे या उनकी जो एक्टिविटीज थी वो मुहर्रम के हवाले से हो जाती थी, तो इसलिए आसिम कैपरी क्योंकि उस इलाके में रहता था, लश्कर जंगवी का था, इसलिए उसको टारगेट किया। तो इसमें कोई एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी इसमें पहलू नहीं था, क्योंकि इस हवाले से भी जो है एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज शहजाद मुल्ला को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके ऊपर भी ये इल्जाम लगाया था अमजद साबरी का। कोई ऐसी सियासी इसमें पहलू मुलवस नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्योरली लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप की कार्रवाई है, किसी सियासी जमात का ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर खताब साहब से बात करने के लिए। शैला रजा भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जरा पहले जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, इस वक्त क्या सूरत में, क्या जो तसादुम था मुजाहिरीन के दरमियान पुलिस के दरमियान वो खत्म हो चुका है या अभी भी हालात कशीदा है? देखिए शहजाद, अभी भी मलीर में हालात जो हैं वो कशीदा है। आज दिन भर भी जो झड़पें जारी रही मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान, काफ़ी झड़पें जो है वो देखने में आई, जिसमें मुजाहिरीन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई, हवाई फायरिंग भी की गई, लेकिन दूसरी जानिब मुजाहिरीन की जानिब से भी जो है वो फायरिंग की गई है, ऐसा इल्ज़ाम लगाती है पुलिस, क्योंकि पुलिस के मोबाइलों पर जो है वो गोलियों के निशानात मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल के बाद पुलिस सिर्फ जो नेशनल हाईवे उसको खुलवाने में कामयाब रही, लेकिन जो मलीर के अंदर की तंग गलियाँ हैं वहाँ अभी भी मुजाहिरीन मौजूद हैं। लिहाजा यहाँ पर अभी जो है वो ताज़ा दम दस्ते SSU के कमांडोज यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। टेयर गैस जो है वो आज दिन भर भी काफ़ी शेलिंग की गई है और उसके असरात अभी भी हवा फिजा के अंदर जो है वो टेयर गैस के असरात अभी भी मौजूद हैं और लोगों के यहाँ पे आँखें और चेहरे जो है वो उससे बाकायदा जो है उससे जलन महसूस हो रही है। और इस वक्त भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी मौजूद है, SSU के कमांडोज मौजूद हैं, RRF की नफरी यहाँ पर मौजूद है, इजाफी यहाँ ट्रक 3 से 4 ट्रक यहाँ पर अभी पहुँचे हैं पुलिस के ताज़म दस्ते, डंडा बरदार फोर्स भी यहाँ पर पुलिस की मौजूद है। गलियों के अंदर जो मुजाहिरीन मौजूद हैं उनको रोकने के लिए गलियों के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर पुलिस मौजूद है ताकि उनको निकलने नहीं दिया जाए, एग्जिट पॉइंट्स और एंट्री पॉइंट से उनको बाहर नहीं निकलने दिया। अगर बाहर मुजाहिरीन निकलते हैं तो एक मरतबा फिर नेशनल हाईवे पर बैठ जाएंगे और वही गुज़श्ता रोज़ वाली या आज सुबह वाली सूरत गलियों तक रोका जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान, हमें अपडेट किया। शैला रजा साहिबा, क्या हम ये समझे कि अब सिंध पुलिस ने, सिंध की हुकूमत ने ये ठान ली है कि जो फिरका वाराना फसादात कर रहे हैं शहर कराची में उनको पकड़ा जाएगा, कलंदम तंजीमें जो खुले आम घूमती हैं कराची में उनसे निपटा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और किसी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? बहुत शुक्रिया शहजाद। जब हम बार बार कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए तो उसके साथ साथ हम अपना फ़र्ज़ भी समझते हैं और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि फ़िरका वाराना एक फ़साद का एक स्विच ऑन करने की कोशिश की गई है और लेकिन हम इसको कंट्रोल करेंगे, हर सूरत पे करेंगे। गवर्नमेंट की रेट जो है वो कायम होगी और कोई धरना अगर नेशनल हाईवे को ब्लॉक करता है या रेलवे लाइन को या बच्चों के स्कूल को बंद करने की कोशिश करता है तो उसका ताल्लुक चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, उसको कानून की धज्जियां नहीं बखेरने दी जाएंगी।
लेकिन ये बताएं कि ये पिछले 2.5-3 साल से ऑपरेशन जारी है। ये बताया जाता है पुलिस और रेंजर्स की जानिब से कि बहुत कामयाबी हासिल हुई है और हम कमर तोड़ के रख दी है दहशतगर्दों की, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 13 लोगों का जहां भाग हो जाना, और वो भी दिन दहाड़े, सीसीटीवी फुटेज भी उनकी मौजूद है। ये तो एक तशवीश की बात है कि इस 2.5-3 साल के ऑपरेशन के बावजूद खुलेआम कोई भी आके किसी को मार के जा सकता है। देखिए, ऑपरेशन तो पूरे मुल्क में हो रहा है ना, ज़रबे अज़्ब भी हो रहा है, सब हो रहा है, और सब जानते हैं कि जब हमारी फौज ये कह रही है कि उनकी कमर टूटी है तो टूटी है, तो उसके बाद वो यही कर सकते हैं कि इंडिविजुअल वे में कार्रवाइयाँ करें। तो मुहर्रम और सफ़र का महीना इस लिहाज से उनके लिए एक दिन वक्त है कि मजालिस हो रही होती हैं या कुछ, या इसके बाद रबीउल अव्वल में मिलाद है या कुछ है तो गैदरिंग पे जाके अटैक करना या जुमे की नमाज में। तो इससे आप ये नहीं कह सकते कि जी जो ज़रबे अज़्ब हो रहा है या कराची में जो हो रहा है वो सब कुछ नाकाम है। ऐसा नहीं है। और एक वेव आती है और उससे निमट रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, पकड़े भी जा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के हवाले से अहम बातें हुई हैं, अहम ऑर्डर है, लेकिन सवाल इस वक्त ये उठाया जा रहा है कि एविडेंस किसने देना है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, जिन्होंने इल्जाम लगाया उन पर है या जिनकी मिल्कियत में ये असासे हैं उन्होंने जो है शवाहिद देने हैं कोर्ट को। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमारे साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई पनामा केस के हवाले से, और आज हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज साहिबा ने अपने जो है जवाबात सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, लेकिन जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जो शवाहिद थे या जो दस्तावेजात थे, वो वकील साहब ने नहीं जमा करवाए। और जब वकील साहब से पूछा गया तो वकील साहब ने कहा कि मुझे ये तासुर था कि जब कमीशन बनेगा तब मुझे सपोर्टिंग दस्तावेजात जो है वो कोर्ट में कमीशन के सामने देने होंगे, जिस पर आज कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, हम तमाम दस्तावेजात देखेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे कि कमीशन बनना है या नहीं बनना है। और तरीकेन को दस्तावेजात जमा करने के लिए आखिरी एक मोहलत दी गई है 15 नवंबर की, यानी कि अगली मंगल को अब हियरिंग होगी और इससे पहले दस्तावेजात जमा करवाने हैं। जो जजेस के रिमार्क्स थे उनमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। उसमें यह भी कहा गया जजेस की जानिब से कि हुकाम वक्त का मामला अलग होता है, इसलिए इनका केस पहले उठा रहे हैं, यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि वजीर आजम है पाकिस्तान के, उनका केस पहले उठा रहे हैं। और यह भी कहा गया कि शरीफ खानदान को साबित करना होगा कि कंपनियां और जायदाद कब बनाई, क्योंकि ये वो तस्लीम कर चुके हैं कि ये असासे हमारे हैं, ये फ्लैट्स हमारे हैं, लेकिन 2005 में दुबई स्टील बेच के ये असासे खरीदे गए। तो जजेस ने आज कहा कि जब ये असासे आपके हैं तो आपके जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बताएं, हमें ये साबित करें दस्तावेजात के साथ कि ये असासे आपने कब खरीदे हैं। तो अहम सवाल ये है कि आज तहरीक इंसाफ पर नून लीग इल्जाम लगाती रही कि आप कोई सबूत नहीं लेकर आए, और पीटीआई ये कहती रही कि दस्तावेजात देना और सबूत देना जो है वो इन असासों के जिनकी मिल्कियत है उनका काम है। आज मरियम सफदर ने यह भी कहा है अपने जवाब में कि मैं इन दोनों कंपनीज नेल्सन और नेस्कॉल की ट्रस्टी हूं, मैं इनकी मालिक नहीं हूं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आए थे पनामा के उनमें एक जगह पे उनका नाम बतौर बेनिफिशियल ओनर दिया गया है, जबकि दूसरे डॉक्यूमेंट में उनका नाम सोल शेयर होल्डर के नाम से दिया गया है। तो उस पर हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब भी मौजूद है, वजीर है, बहुत बहुत शुक्रिया, PMLN से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और शैला रजा साहबा भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब, आज भी आप लोगों ने दस्तावेजात नहीं दिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, बर्डन ऑफ प्रूफ जो आज ऑर्डर है और जो रिमार्क्स है उससे ऐसा ही लगता है कि ये आपके ऊपर होगा, यानी कि शरीफ खानदान के ऊपर होगा अपने असासों के डॉक्यूमेंट्स देना। नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ अभी भी इल्जाम लगाने वाले पर है। हमने तो सिर्फ ये एविडेंस देनी है और हम इसके ऊपर बिल्कुल तैयार हैं ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि जो हमने आज अपने बयान दाखिल किए हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चों ने, जो उन्होंने उसमें एक्सेप्ट किया है उसके हम डॉक्यूमेंट देंगे। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है पीटीआई के ऊपर कि इन चीजों में कोई क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का कोई कानून टूटा है। देखिए, पैनामा लीक्स जो हैं वेबसाइट का प्रिंट आउट एविडेंस नहीं है, इट इज नॉट एविडेंस। ठीक है जी, जब तक जो है जिसने कुछ अलेज किया है उनको लाकर दिखाना पड़ेगा ना जी कि ये चीज है, एक्चुअली इस तरह है। तो उसमें जब तक तो ये अदालती कार्रवाई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है बहुत सारे एडवर्स रिमार्क्स भी हैं,
लेकिन एक बेसिस हम कोई कानून टूटा ये साबित आप कह रहे हैं कि तरीके से साबित करें। दूसरा लेकिन जो असासे हैं वो आपकी मिल्कियत है, कब आपकी मिल्कियत बनी, कैसे वो मनी ट्रेल थी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको देने और आप देंगे। देखिए बात ये कि एक तो बात, दो तीन बातें क्लियर हैं। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने और उनके बच्चों ने अपना जो इस्तेहकाक था कि वो इस जो कोर्ट की कार्रवाई थी कि जी इसकी एडमिसिबिलिटी और इसकी जो पूरी जो है टेनेबिलिटी इन कोर्ट, उन्होंने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज, उन्होंने अपना इस्तेहकाक किया जी हम वी सबमिट टू द कोर्ट, वी सबमिट टू द कोर्ट। नहीं जी, काबिल समाअत तो कोर्ट कहता ना, उन्होंने कहा जी हम किसी एक्सक्यूज के पीछे नहीं छुपेंगे, सीधा कोर्ट के सामने। एक तो ये है। दूसरा ये कि जब उन्होंने पेश कर दिया, अब देखिए ना सारा ट्रायल का फोकस जो है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ट्रायल नहीं हो रहा, ना ही जो है उनसे कुछ पूछा जा रहा है, पूछा उनके बच्चों से जा रहा है जो कि एडल्ट्स हैं, जो कि जिनके अपने कारोबार हैं, जो एक सेपरेट लीगल पर्सन हैं, वो भी हाजिर हैं कोर्ट के सामने। और मुझे ये भी खुशी है कि कोर्ट ने ये भी जो है आज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को पेश कर दिया उस मिसाल के तहत। तो हम तो हाजिर हैं और अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जब 15 को होगी तो जो आई रिपीट जिस चीज को हमने आज अपने बयान में कहा है, मैं जरा डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से इस पे बात कर लेता हूं। सवाल ये कि इनके पास कोई सबूत नहीं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि हमारी मिल्कियत है, कब से है और कैसे हमारी मिल्कियत बनी, ये डॉक्यूमेंट्स तो हम देंगे कोर्ट को, लेकिन कानून टूटा है, करप्शन हुई है, ये तमाम शवाहिद जो है कोर्ट को देने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि इल्जाम उनकी तरफ से लगाए। ये दस्तगीर अपने मिनिस्टर साहब शायद कानून से पूरे वाकिफ नहीं है। नैब की सेक्शन 9(5) ये कहता है कि अगर किसी आदमी के ऊपर शुबा हो कि वो किसी प्रॉपर्टी का ओनर है, बेनामी होल्डर है, बेनिफिशरी है या किसी और के नाम है, उससे फ़ायदा ये उठा रहा है, उससे वक्तन फ़ायदा उठा रहा है और उसकी एसेट्स और उसके मीन से जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं, तो उसको जवाब देना पड़ेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर है। एक बात। और नैब ने पाकिस्तान के अंदर 90% जो एलिगेशंस लगाई हैं वो र्यूमर्स पर लगाई हैं, इस बात पर लगाई हैं कि अखबार के अंदर बात आई है और लिहाजा उन्होंने तहकीकात की। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ, देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि पनामा से हमें अंदाज़ा हुआ कि करप्शन है, दुनिया में बहुत सारे लोगों पर अंदाज़ा हुआ, हमें भी अंदाज़ा हुआ। हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर समझ लिए। ये एडवर्सरियल सेटिंग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। एडवर्सरियल का मतलब ये होता है कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, मैं प्रूव करूंगा, आप जवाब देंगे। मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं हूँ और हमने बार बार इस बात पर रिक्वेस्ट की और सुप्रीम कोर्ट अब इत्तेफाक करती है। जब ही नैब के चेयरमैन के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ किया, अगर हमने ही प्रूफ देना है सारा, तो नैब के चेयरमैन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आज एतराज़ात क्यों हुए? तो भाई साहब ये बात बिल्कुल ज़हन से निकाल दीजिए कि तहरीक इंसाफ के पनामा पेपर्स में सिर्फ तहरीक इंसाफ इनकी कंपनीज हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं जिनके असासे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं हमने ये अंदाजा लगाया कि बहुत कुछ आया। देखिए अंदाजा लगाया तो अंदाजे के शवाहिद तो होंगे ना। हमने नहीं, बहुत सारे शवाहिद हैं एवन फील्ड हाउस के एतबार से, बड़ी पब्लिक शवाहिद हैं भाई साहब, पब्लिक शवाहिद हैं कि चौधरी निसार ये कहते हैं कि जी हम तो वहाँ ठहरते रहे, नवाज शरीफ साहब की कंपनियाँ हैं। शवाहिद मौजूद हैं, उनका मेन एडवाइज़र उनका मिनिस्टर कहता है कि उनकी है। इसी तरह से कुलसूम नवाज साहब ने ये कहा, इसी तरह से बहुत लोगों ने कहा। सुनिए ना, हाँ वीडियो सब सबमिट करेंगे, मगर मेरे भाई फिर फ़र्क कर रहा हूँ मैं। फ़र्क मैं ये कर रहा हूं कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इन पर है, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो हम देंगे। जैसे कहीं चोरी होती है ना, तो मेरे घर में अगर चोरी होगी तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई यहां से चोर भागा, इस खिड़की से भागा, मैंने उसकी शक्ल देखी या नहीं देखी, मैं तो एजेंसीज को बताऊंगा कि ये हुआ है। एजेंसीज उसको तलाश करेंगी और अगर नैब ने तहकीकात पकड़ा जाता है, जी एफआईए और नैब ने सबने तहकीक करनी है। फॉरेन फोरेंसिक ऑडिटर्स को तलाश करना पड़ेगा कि वो इसकी तहकीकात करें। इनको पूछना पड़ेगा कि भाई इस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाओ। देखिए चोरी सिर्फ और आपको मालूम है ये ऑफशोर कंपनीज का है, पाकिस्तान में बीच में मत बोलिएगा, की बुनियाद पर इल्जामात लगाने की, वो तो जरूर चोरी हो गई है। क्या जिसका जो जी चाहे वो उठकर इल्जाम लगा दे, जिसके पास कोई चीज नहीं भी थी वो कह दे जो है शहजाद इकबाल चोर है। इस तरह नहीं होना। मेरी इस्तदा है मैं इसलिए अलवी साहब आपने इल्जाम लगाया, किसी को भी चोर या चोरी करने से पहले सोच लें।
अपना इल्जाम आपका इल्जाम है, कोर्ट में जाकर बात करें। हम सुप्रीम कोर्ट को जवाब दें, बनी वाला को जवाब दे नहीं है। जी दस्तगीर साहब, भाई साहब, ये तरीका अगर आपने करना है तो मुझसे माजरत ले लिए, इनको बिठाए रखिए, क्योंकि मैं वहां पर आपके यहाँ मौजूद नहीं हूँ, हैं, और मेरी बात को अगर इन्होंने इंटरप्ट करना है तो ये आप इनसे पूछ लीजिए कि ये इंटरप्ट करना चाहते हैं तो पहले अपनी बात कर लें, फिर मुझे मौका दें, पूछ लीजिए। चले, नहीं कर रहे हैं वो इंटरप्ट, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें अलवी साहब। भाई साहब, तो ये इस तरह से मत कीजिए, बीच में ये बोले और फिर इनके बीच में मैं बोलूं। ये माशाल्लाह समझदार आदमी ऐसा नहीं कहें, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ओनर्स ऑफ प्रूफ एडवर्सरियल सेटिंग नहीं है, ये इंक्विजिटोरियल है। इसके अंदर ओनर्स ऑफ प्रूफ इनके ऊपर आएगा, और जो मुख्तलिफ शवाहिद हैं, मुख्तलिफ बयानात हैं, चाहे टेलीविजन पर दिए, भाई आदमी के बयानात तो पब्लिक है ना, तो चाहे टेलीविजन पर दिए, चाहे ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, हेवन फील्ड हाउस के हवाले से, जो चीजें हम प्रोवाइड कर सकते थे हमने दी और मजीद देंगे। मगर बाकी आप ओनर्स ऑफ प्रूफ ये लेंगे, ये रसीदें लाएंगे, पैसा बाहर गया। और इन्होंने एक आज बड़ा अच्छा कॉन्साइज स्टेटमेंट में गोलमोल बात की है। दादा अब्बा जो थे उन्होंने, हाँ जी हाँ मैं आता हूं उस पर जरा। मुझे शैला साहब, इस पे पीपल्स पार्टी इस जुडिशियल इंक्वायरी को या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को कैसे देख रही है? क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि अगर हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं होंगे तो हम इस जुडिशियल कमीशन को नहीं मानेंगे, नहीं चलने देंगे। शुक्रिया शहजाद। सबको पता है कि जो PMLN के जो TORs थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेकार कह दिया था, और इसी तरह 1956 का जो कानून है जिसके तहत ये सब चाह रहे थे कि ये हो, उसको भी जो है वो टूथलेस कहा गया था। अब जो हमारे TORs थे, आज पहली बात तो उसमें आरिफ अलवी साहब भी मौजूद हैं, उसमें ज़बरदस्त ये हो गई कि उन TORs में जो उसके हिसाब से जो हमने बिल भी बनाया है, ये बात है कि हम इस पनामा स्पेसिफिक एक बिल बनाने, कानून बनाना चाह रहे हैं जिसमें तमाम वो लोग जो जिनके नाम पनामा में हैं उनका एहतसाब हो, लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि हाकिम वक्त हैं तो उनका सबसे पहले हो, उनके ख़ानदान का। तो जिस पे ये बात नहीं मानी जा रही थी, तो आज अदालत ने कम से कम ये बात तो कह दी। तो और जहाँ तक बात है TORs की, तो यकीनन के PTI जो है वही TORs लेकर जाएगी जो ऑपोजिशन के साथ बैठ। अब तो कोर्ट ने फैसला करना है ना, कोर्ट ने कहा ज़ाब्ताकार हम तय करेंगे, अगर आप इत्तेफाक नहीं करते हम तय करेंगे, तो उस पर क्या एतराज है आप लोगों को? देखिए आप मेरी बात तो सुने ना, दोनों से TORs मंगाए जाएंगे, और अगर वो तो इल्म है तो उनको हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हमारे TORs, क्योंकि उनके तो पहले ही रिजेक्ट हो गए हैं, वो एक्सेप्ट हों। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ ऐसे TORs आते हैं जिसको हम समझते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, अगर अदालत खुद भी मनाती है, तो हम किसी वक्त तो भी एक किसी पार्टी की हैसियत से एंटर हो सकते हैं, हम एंटर हो सकते हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दें प्रोग्राम में, और इसके बाद कुछ और तफसीलात होंगे जो आज हमारे सामने आई कोर्ट में। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। पनामा केस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक बात जो डॉक्टर अलवी साहब ने ब्रेक में जाने से पहले की, वो इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे सामने जो भी एविडेंस है इस वक्त उस पर हमने इल्जाम लगाया। अब ये तो तहकीकाती इदारों का काम है कि वो तहकीकात करके बताएं कि इल्जाम दुरुस्त है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट मछलियां पकड़ने की जगह नहीं है। इट इज नॉट ए फिशिंग एक्सपेडिशन। आप अगर इतने संजीदा इल्जामात 20 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगाने जा रहे हैं, तो आपके ऊपर भी कोई बर्डन है। ये इसका मतलब नहीं कि अगर पनामा आ गया है, पनामा में उनके साथ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है कि ये एविडेंस जो है जो पेश की जा रही है, ये किसी जुर्म का सबूत नहीं है, ये किसी रॉन्ग डूइंग का सबूत नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। तो अगर इन्होंने लेकिन उस इंफॉर्मेशन को भी आप लोग नहीं मान रहे ना। मिसाल के तौर पे आज मरियम नवाज साहिबा ने जो जवाब दाखिल करवाया उसमें उन्होंने कहा मैं ट्रस्टी हूं नेस्कॉल की और नीलसन की, तो जबकि ये दोनों डॉक्यूमेंट्स है। नीलसन का भी ये कहता है कि वो बेनिफिशियल ओनर है, नेस्कॉल का डॉक्यूमेंट ये कहता है कि सोल ओनर है। यही तो बात है कि जब मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है, वो इसकी एविडेंस इंशाल्लाह 15 तारीख को पेश करेंगी। तो ये 7 महीने से मुकदमा मीडिया में है, आज तक वो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने दिखाया नहीं कि हाँ 2005 में और वो ट्रस्टी है या बात यही है। ये बात आपको पता है कि बहुत शुरू में
उस वक्त जब हुसैन नवाज साहब ने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी ये बात की थी कि जब भी कोई अदालती फोरम बनेगा हम उस पर एविडेंस देंगे। उससे पहले जो हमने हर टीवी स्टेशन के ऊपर अदालत लगाई है, हम उसके बाउंड नहीं है। और एक चीज है मैं जरूर, आपने कहा कि जो है बार बार कोट हो रहा है हक में वक्त वाला लफ्ज, कोर्ट ने एग्जैक्टली आज एक और कमेंट दिया है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस्लामी रियासत की बात करते हैं तो हजरत उमर की बात करें जो आम लिबास पर जवाबदेह हुए। आज सूरत हाल ये है कि वजीर आजम ने खुद को पेश कर दिया है। ये हरगिज नहीं कि हम बाकियों को बरी कर देंगे, किसी के साथ इम्तियाज नहीं होगा, सब इसकी लपेट में आएंगे, सब आएंगे। वो आज उनको नोटिस भी दिए गए। ये जो डिस्पैशनेट और इम्पार्शियल रवैया है कोर्ट का, हमने अपने आप सबमिट किया है और हमारी जब एविडेंस आएगी तो आप देख लेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, हम तो अपने जो हमने बयानात दिए उसकी सपोर्टिंग एविडेंस होगी। जब ये आईसीआईजे इंक्रिमिनेशन एविडेंस जो है उन्होंने पेश कर आईसीआईजे के जब ये आया उसमें पहले आपको पता है इनिशियली नवाज शरीफ साहब का नाम था जो बार बार दानियाल अजीज साहब आके कहते रहते हैं, फिर हमने खत लिखा, उन्होंने नाम वापस लिया। तो आप उस खत में ये भी लिख सकते थे ना कि आपने एक और गलती की है, आपने मरियम नवाज को सोल आपने बेनिफिशियल ओनर लिखा है, आपने उनको शेयर होल्डर लिखा है, आप उसको ट्रस्टी लिखे है। इस गलती को आपने नहीं आइडेंटिफाई करवाया। देखिए बात यह है कि हमारा ट्रस्ट हमेशा से इस बात पर है कि जिस तरह हमने चूंकि शहजाद साहब 126 दिन का धरना भुगता है, पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिसरप्शन भुगती है, और आपने देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ कि जब जो एविडेंस कहते थे, और आपको भी याद होगा कि गालिबन पिकअप्स में लोड होकर वो कागज आए थे जो सारे के सारे रद्दी कर दिए कोर्ट ने कि दे हैव नो वैल्यू। इसी तरह एविडेंस जो है ये लेकर आए जरूर। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को कंप्लीटली जब सबमिट कर दिया है तो फिर बात सबूत और शवाहिद पे होना चाहिए। और जिस तरह मेरी कॉलीग ने आज सुबह कहा, इल्जामात का वक्त खत्म हो गया है, सबूतों का वक्त शुरू हो गया। अच्छा अलवी साहब, एक सिचुएशन है कि ऐसा लगता है नवाज शरीफ साहब उनके साहबजादे जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट दे देंगे ये साबित करने के लिए कि 2005 में हमने ये असासे खरीदे, उससे पहले ये असासे हमारे पास नहीं थे। वो मनी ट्रेल भी बता देंगे जो उन्होंने नेशनल असेंबली में बताई है। तो फिर उसके जवाब में कोई काउंटर आपके पास एविडेंस होगा कि नहीं 2005 में नहीं, 90 की दिहाई से इनके पास थे ये अपार्टमेंट? बड़ी आसानी से मैं आपके सामने बात कहता हूं कि ये प्रॉपर्टी नेस्कॉल और नीलसन की तो थी। अच्छा, ये तो डॉक्यूमेंट्स हम दिखा चुके हैं। अलबत्ता नेस्कॉल और नीलसन किसके पास था, ये डॉक्यूमेंट्स अब मजीद आ जाएंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट मछलियाँ पकड़ने की जगह नहीं है। मैं कहता हूँ शेर पकड़ने की जगह ज़रूर है, क्योंकि जो मछलियाँ पकड़नी थी वो नैब ने पकड़नी थी, वो इदारों ने पकड़नी थी। कोर्ट ने भी खिंचाई की, पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी हमने खिंचाई की, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि इंडिया में कार्रवाई हुई। मैं भी मानता हूँ कि इसकी तहकीकात अगर नीचे हो रही होती तो हमारे इस प्रेशर का और निकल कर आने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता था। नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते रहे और आज ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा था कि अदालत में देंगे। झूठ कहा जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है। कहा यह जा रहा था जी हमने तो असेंबली में सारा सबूत दे दिया है। बार बार हर टॉक शो पर और पब्लिक में ये कहा जा रहा था कि हमने यहाँ दे दिया है। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि इन्होंने चैलेंज नहीं किया। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर हैं, उन्होंने उसकी मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया, आज भी चैलेंज किया। लिहाजा ये मत कहिए कि चैलेंज नहीं किया। तीसरी बात, मैं चौथी बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो शेल कंपनीज होती है ना, ये शेल कंपनी बनाई जाती है $1000 से, मिसाल के तौर पर उससे एक और कंपनी बनाई जाती है, उससे एक और कंपनी बनाई जाती है। इसके अंदर नेल्सन और नीलसन है, इसके अंदर पनामा की जो कंपनी है, इसके अंदर शैमरॉक ट्रेडिंग है, इसके अंदर ग्रेस्टोन ट्रेडिंग है। एक से एक छुपाया जाता है बात को, फिर लोन ले लिया जाता है। लोन कैसे लिया? कि गालिबन डॉक्टर साहब जो शायद अब एक्सपर्ट हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त कम से कम ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान में सबसे पुरानी ऑफशोर कंपनी नाम इमरान खान साहब की थी, और वो भी ऑन रिकॉर्ड है। वो मैं इसका पूछता हूँ, दो जवाब दे दे डॉक्टर साहब। एक तो ये कि इमरान खान साहब और तरीन साहब के हवाले से जो नोटिस हैं उसके वो जवाब देंगे या नहीं देंगे, और दूसरा सवाल ये कि मैंने आपसे पूछा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप पेश कर सकते हैं जिससे ये साबित हो कि ये कंपनीज 90s में भी मरियम नवाज की थी, हसन नवाज की थी या हुसैन नवाज की थी? भाई साहब ये कंपनी तो इसी कंपनी से रिकॉर्ड निकल आएगा ना। मिसाल के तौर पर जब ये ओन करते हैं कि जी 2005 में हमारी हैं, तो उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इन्हीं के पास होगा कि कहां किसके हाथ गई। दूसरी बात, आपने ये कहा कि जी इमरान खान की भी ऑफशोर कंपनी थी। जी ऑफशोर कंपनी 5 तरीकों से बनती हैं। अब आप सुन लीजिए ना, मतलब ये कह देना कि ऑफशोर कंपनी इसकी थी, पैसा इसके हाथ में भी था, पैसा उसके हाथ में भी था, पैसा एक मुत्तकी आदमी के भी हाथ में था, पैसा एक चोर के हाथ में भी था। ये पैसे की बेईमानी नहीं है, पैसे का इशू नहीं है। ये इशू ये है कि जब ये कंपनी बनी, कंपनी के अंदर
जैसे एक बैंक वॉल्ट है, बैंक वॉल्ट में पैसा कौन सा है? बात तो सुन लीजिए मेरी बात। देखिए फिर ये बीच में बोल रहे हैं। मैं इनसे गुजारिश कर रहा हूं कि उस दायरे में रहें, उस दायरे में रहें जो इखलाक का दायरा है। मैं इनकी बात पूरी सुन लूंगा। इनको भी हिम्मत होनी चाहिए, इनमें सकत होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए कि सुने। आप मुख्तसर मुझसे सुन ले, मेरी बात सुन ले, फिर मुझसे कह दिया आप मगर ये बीच में इंटरप्ट तो नहीं करें भाई साहब, इंटरप्ट तो नहीं करें आप। बर्दाश्त क्या किया था? हम ये कौम बर्दाश्त कर रही है चोरों को, ये कौम बर्दाश्त कर रही है इतने अरसे से यार, भूखे मर रहे हैं सब लोग। ये बर्दाश्त करने की क्या बात होगी? आप सुने मेरी बात, मेरी बात तो सुनिए ना। फिर मैं आपको चोर कहना शुरू कर दूं? फिर आपको चोर की आपकी सबसे पुरानी ऑफशोर कंपनी। मैं कह रहा हूं कि चोर तो पता चल जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं पता चल जाएगा, अदालत में आए, अदालत में सबूत पेश करें। हम यही लगा रहे हैं ना, इस तरह जो है ना अपनी अदालतें ना लगाएं। मैं दोहराना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को जवाब दूं, मैं बनी गाना को जवाब दूं। ये बोलना चाहते हैं बीच में, इनमें सब्र नहीं है, इनमें बर्दाश्त की सब्र नहीं है। इनको सुन लीजिए, फिर मुझे सुन लीजिएगा। सुन लीजिए साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमें चोर ना कहें, अभी कोर्ट में केस है ना, उनको साबित करने दे कौन चोर है कौन नहीं है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि चोरी का इल्जाम लगाया है, सुन ले, इससे आगे तो सुन लेना। फिर चोरी का इल्जाम लगाया है, लिहाजा तलाशी के एतबार से इनको साबित करना पड़ेगा कि ये एसेट्स, इनके टैक्सेस से ये एसेट्स भी नहीं मैच करते, और इन्होंने सारा कुछ इल्जाम लगा दिया मरहूम दादा जान के ऊपर कि उनको ना पूछा जा सकता है। वो पैसे ले गए बाहर जो कि गैर कानूनी था। उन्होंने जद्दा में, दुबई में स्टील मिल लगाई, उसके बाद इन्होंने ये किया। इस सियासत में और इन मामलों भाई साहब, ये आपने कहा है, ये आज मेरे भाई आज कंसाइज स्टेटमेंट में कहा, भाई साहब ये आज कंसाइज स्टेटमेंट में कहा है आपने, मैं तो नहीं लगा रहा। आज आपने कंसाइज स्टेटमेंट में कहा है कि दादा साहब ने दुबई स्टील बनाई। भाई साहब ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। ये कंसाइज स्टेटमेंट में हम कहा है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे दिसंबर में जाते हुए, लेकिन जिस रफ्तार से ये केस चल रहा है ऐसा नहीं लगता कि दिसंबर तक जाएगा। या मैं सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा हूं जिस स्पीड से चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अगर ये पार्लियामेंट से बिल नहीं पास हुआ तो फिर हम इस जुडिशियल कमीशन के फैसले को नहीं मानेंगे। आपको नहीं लगता उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी? आज ही 8 दिन मिल गए पेपर पूरे करने के लिए। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए अभी बेंच बना है, TORs का जब फैसला हो जाएगा तो कमीशन बनेगा। कमीशन जो है आज जजेस ने कहा है शायद उसकी नौबत ही ना आए कमीशन बनाने की, शायद फैसला हम ही कर दें। एक मिनट मेरी बात कर लें, इतनी जल्दी नहीं होता है। और एक दिन का CM, एक मैंने मूवी देखी थी इंडियन, लगता है सबने उस पर बड़ा असर लिया है। मेरा ये कहना है कि वो जो कमीशन बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होगा कि उसको कितना पावरफुल करे, कि आया वो किसी इदारे को ऑर्डर करे कि आप जो है सबूत लेकर आए या कुछ करें। और ये भी इम्कान हो सकता है कि जब ये बात हो जाए कि हाँ वाकई ऐसा हुआ है, पैसा इस तरह से गया है जो सही नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैक्ट्स फाइंडिंग है, तो ये उसके बाद भी ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि आया इस केस को वो खुद लेके चलेंगे उसकी तरह, खत्म हो गया, या फिर उसको रज़ा साहबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। अलवी साहब आपको भी शुक्रिया, और भी शुक्रिया शो में आने के लिए। सबूतों का वक्त शुरू हो गया, सबूतों का वक्त शुरू हो गया। अब देखते हैं कि सबूत यहां से आते हैं या PTI की तरफ से आते हैं। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।